नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की पवित्र दरगाह शरीफ और मोहब्बत की नगरी अजमेर में मुहर्रम की 7 तारीख पर आस्था, अकीदत और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। करबला के शहीदों और हज़रत इमाम हुसैन की याद में पिछले 50 सालों से अधिक समय से निभाई जा रही मेहंदी पेश करने की पाक रिवायत का आयोजन पूरे धार्मिक सम्मान और श्रद्धा के साथ किया गया। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की पवित्र दरगाह शरीफ और मोहब्बत की नगरी अजमेर में मुहर्रम की 7वीं तारीख पर आस्था, अकीदत और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। करबला के शहीदों और हजरत इमाम हुसैन की याद में पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से निभाई जा रही मेहंदी पेश करने की पाक रिवायत का आयोजन पूरे धार्मिक सम्मान और श्रद्धा के साथ किया गया। दरगाह शरीफ के निजाम गेट से ईशा की नमाज के बाद रात करीब 9 बजे मेहंदी का जुलूस रवाना हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ज़ायरीन और अकीदतमंद शामिल हुए। मरसिया ख्वानी, ढोल ताशों और बैंड की गूंज के बीच निकला यह जुलूस त्रिपोलिया गेट, कमानी गेट और चितौली गेट सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर अलसुबह फज्र की नमाज से पहले अंदरकोट स्थित हताई इमाम बारगाह पहुंचा। मेहंदी की रस्म से जुड़े आबिद खान ने बताया कि यह परंपरा उनके दादाजी के दौर से चली आ रही है, जिसे उनका परिवार आज भी पूरी शिद्दत और अकीदत के साथ निभा रहा है। वहीं गुलाम भाई फूल वालों की ओर से हर वर्ष की तरह इस बार भी चौथी पीढ़ी ने ढोले शरीफ पर शहर की सबसे बड़ी मेहंदी पेश की। दिलशाद खान ने बताया कि उनके वालिद रफीक खान उर्फ दुलारा भाई वर्ष 1974 से हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में ये अकीदत का नजराना पेश करते आ रहे हैं। जुलूस की शुरुआत में शहदाए करबला की खिदमत में सलाम पेश किया गया, जबकि भीलवाड़ा के मशहूर बैंड ने मरसिया ख्वानी कर माहौल को गम और अकीदत से सरोबार कर दिया। इस दौरान उस्ताद अब्दुल हमीद के अखाड़े ने सिपाहीगिरी के हैरत अंगेज करतब प्रस्तुत कर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पूरी रात चलने वाले इस धार्मिक आयोजन के समापन पर नजर और नियाज दिलाई गई और मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे तथा खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। मुहर्रम की इस अनूठी परंपरा ने एक बार फिर साबित किया कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ सिर्फ सूफी प्रेम का केंद्र नहीं, बल्कि गंगा जमनी तहजीब, धार्मिक सौहार्द और सदियों पुरानी रिवायतों की जीवंत मिसाल भी है। 10 मुहर्रम अशूरा के दिन इस मेहंदी को अंदरकोट पंचायत की ओर से तालाब स्थित बावड़ी में ठंडा किया जाएगा। गुलाम भाई के परिवार की तरफ से मेहंदी पेश की जाती है, जो अशार की तरह मुहर्रम की 7 तारीख को 9:30 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक जायरीन के झोंपड़े को पेश की जाती है। पहले बड़े ताजी शरीफ से पेश की जाती है, उसके बाद बुलंद दरवाजे से लगकर मस्जिद, ढोल ताशे और बैंड बाजों के साथ ये मेहंदी का जुलूस निकाला जाता है, जो कि निजाम गेट, कमानी गेट इसको लेके होते हुए जायरीन के झोंपड़े के ऊपर सुबह 4 बजे पहुँच जाता है। कितने सालों में पेश हो रही है? 50 साल से ज़्यादा होगा, मेरी उम्र से ज़्यादा होगा। मेरे दादा की तरफ से पेश की जाती है। महेश नवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री महेश्वरी समाज संस्था अजमेर के तत्वावधान में शहर की विभिन्न महेश्वरी संस्थाओं के सहयोग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राजा राजेश्वर मंदिर थाईलैंड मार्केट से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा पृथ्वीराज मार्ग, चूड़ी बाजार, गोलपियाऊ, चौपड़ सहित विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए आगर गेट पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। महेश नवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री माहेश्वरी समाज संस्थान अजमेर के तत्वावधान में शहर की विभिन्न माहेश्वरी संस्थाओं के सहयोग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राज राजेश्वर मंदिर थाईलैंड मार्केट से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा पृथ्वीराज मार्ग, चूड़ी बाजार, गोलपियाऊ, चौपड़ सहित विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए आगरा गेट पहुंची, जहां इसका विधिवत समापन हुआ। 4 दिवसीय महोत्सव के तहत आयोजित इस शोभा यात्रा में भगवान महेश, राधा कृष्ण, सांवरिया सेठ एवं नंदी महाराज की आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य शोभा यात्रा का स्वागत किया तथा भगवान महेश के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। आयोजकों ने बताया कि महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शोभा यात्रा के समापन के बाद विजयलक्ष्मी पार्क में सहभोज, प्रतिभा सम्मान एवं अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। महेश नवमी महोत्सव ने समाज में एकता, संस्कृति और धार्मिक आस्था का संदेश देते हुए महत्वपूर्ण माहौल का निर्माण किया।
आज महेश नवमी के उपलक्ष्य में महेश्वर समाज अजमेर द्वारा यह भव्य शोभा यात्रा राजराजेश्वर मंदिर खाईलैंड मार्केट से निकाली गई है। यह पृथ्वीराज मार्ग होते हुए चूड़ी बाजार होते हुए गोलप्याऊ चौपड़ से होकर आगरा गेट पर संपन्न होगी। यह 4 दिवसीय महोत्सव श्री माहेश्वरी समाज संस्था अजमेर के तत्वावधान में अजमेर की सभी सहयोगी माहेश्वरी संस्थाओं द्वारा मनाया गया। इसकी महोत्सव के अंतर्गत हमने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें आज की झांकियों में राधा कृष्ण भगवान की झांकी, भगवान महेश की झांकी, सांवरिया सेठ की झांकी और एक नंदी महाराज की झांकी है। इसका समापन आगरा गेट पर संपन्न होगा और इसके तुरंत बाद में विजयलक्ष्मी पार्क पर सहभोज कार्यक्रम, अवार्ड वितरण समारोह और सहभोज कार्यक्रम आयोजित किया जाए। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में 7 मुहर्रम के मौके पर शोदाए करबला की याद में अकीदत और एहतराम के साथ सद्दों का पारंपरिक जुलूस निकाला गया। दरगाह के लंगरखाना स्थित इमाम बारगाह में अहले बैत और पंजतन पाक के नाम के अलम सजाए गए, जिसके बाद अंदरकोट पंचायत के तत्वावधान में अलमों और सद्दों को जुलूस की शक्ल में रवाना किया गया। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में 7 मुहर्रम के मौके पर शोदाए करबला की याद में अकीदत और एहतराम के साथ सद्दों का पारंपरिक जुलूस निकाला गया। दरगाह के लंगरखाना स्थित इमाम बारगाह में अहले बैत और पंजतन पाक के नाम के अलम सजाए गए, जिसके बाद अंदरकोट पंचायत के तत्वावधान में अलमों और सद्दों की जुलूस की शक्ल में रवाना किया गया। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने अपने हाथों में शोदाए करबला के नाम के अलम थामे हुए लब्बैक या हुसैन के गगन भेदी नारे बुलंद किए। मातमी ढोल ताशों की धुन पर निकला यह जुलूस दरगाह बाजार, तिरपोलिया गेट सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए अंदरकोट इमाम बारगाह पहुंचा। पूरे रास्ते मुहर्रम की अकीदत, गमे हुसैन और करबला की कुर्बानियों का जिक्र होता रहा। खास बात यह रही कि तेज गर्मी के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सरोबार अकीदतमंद नंगे पांव जुलूस में शामिल हुए और अपनी अकीदत का अनूठा प्रदर्शन किया। हरे लिबास पहने युवाओं ने जगह जगह लंगर और तबर्रुक तकसीम किया। वहीं उस्ताद अब्दुल हमीद अखाड़ा के फनकारों ने जंगी करतबों का शानदार प्रदर्शन कर माहौल को जोशीला बना दिया। अखाड़े के सदस्यों ने इमाम अली का लश्कर के नारों से फिजा को गुंजायमान कर दिया। दरगाह शरीफ और उसके आसपास के इलाकों में विभिन्न मुस्लिम तंजीमों की ओर से लंगरयाम, ठंडा शरबत और तबर्रुक भी तकसीम किया गया। अकीदतमंदों का कहना है कि शोदाए करबला के नाम पर तबर्रुक बांटना और उसे ग्रहण करना न केवल सवाब का जरिया है, बल्कि इससे रूहानी सुकून और शिफा भी हासिल होती है। मुहर्रम के इस अकीदतमंद माहौल में ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर शरीफ एक बार फिर इश्क अहले बैत, इंसानियत, कुर्बानी और भाईचारे के रंग में नजर आई, जहां दरगाह शरीफ से उठी मोहब्बत और अमन की पैगाम ने हर दिल को छू लिया। आज यहाँ पर इमाम हुसैन की याद में शरबत तकसीम किया जा रहा है तमाम ज़ायरीन को, और जितने भी अकीदतमंद हसन हुसैन के मानने वाले ख्वाजा साहब की बारगाह में सब हाजिर हैं, उन सभी के लिए दुआएं की गई और इस खास मौके पर यहाँ पर शरबत का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर तमाम ज़ायरीन यहाँ पर शामिल हैं और सभी ने यहाँ पर शरबत लिया और सभी ने गरीब नवाज के दरबार में अर्जियाँ लगाई कि गरीब नवाज उनको हर साल इसी मुहर्रम के महीने में हाजिरी के लिए बुलाए, और गरीब नवाज के दरबार में उनको जो एक रूहानी फैज़ यहाँ हासिल हुआ मुहर्रम शरीफ के महीने में, उसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर अजमेर जिला ओलंपिक संघ, राजस्थान ओलंपिक संघ, हॉकी इंडिया, हॉकी राजस्थान एवं हॉकी अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न खेलों के करीब 450 खिलाड़ियों ने भाग लेकर ओलंपिक मूल्यों, श्रेष्ठता, मित्रता और सम्मान का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर अजमेर जिला ओलंपिक संघ, राजस्थान ओलंपिक संघ, हॉकी इंडिया, हॉकी राजस्थान एवं हॉकी अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न खेलों के करीब 450 खिलाड़ियों ने भाग लेकर ओलंपिक मूल्यों, श्रेष्ठता, मित्रता और सम्मान का संदेश दिया। समारोह की मुख्य अतिथि दक्षिण विधायक एवं पूर्व मंत्री अनीता बघेल रही। इस अवसर पर फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग सहित विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर अजमेर का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। खिलाड़ियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित भी किया गया। अजमेर जिला ओलंपिक संघ एवं हॉकी अजमेर के महासचिव देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि ओलंपिक दिवस का उद्देश्य खिलाड़ियों में खेल भावना, अनुशासन और उत्कृष्टता की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक आंदोलन जाति, पंथ और भेदभाव से ऊपर उठकर मित्रता और भाईचारे का संदेश देता है। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने ओलंपिक मूल्यों को अपनाने तथा खेलों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प भी लिया। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे है। इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खिलाड़ी एकत्रित हुए हैं। जिन खिलाड़ियों ने नेशनल खेला है और मेडल भी जीते हैं, ऐसे खिलाड़ियों के बीच में आज अपने आप को यहाँ मैं मौजूद हूँ और बहुत खुशी मुझे है कि आज के दिन खिलाड़ियों ने संकल्प लिया है कि वो भारत का नाम रोशन करने के लिए इस ओलंपिक दिवस पर संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में भी अपना प्रदर्शन श्रेष्ठ करेंगे और मेडल जीत करके आएंगे। तरफ से बहुत बहुत बधाई। खिलाड़ियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। आज आपको जैसे पता है 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस होता है। उसी के संदर्भ में आज अजमेर ओलंपिक महासंघ और राजस्थान ओलंपिक महासंघ और हॉकी इंडिया और हॉकी राजस्थान के तत्वाधान में आज अजमेर के अंदर ओलंपिक दिवस सवाल यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। ओलंपिक जो चार्टर जो कि जिसके आधार पर खेला जाता है कि जिसके अंदर हमेशा ये कहा जाता है कि श्रेष्ठता के साथ हम किस प्रकार से मित्रता के और श्रेष्ठता के आधार पर जाति, पंथ और भेद को भेद करके खिलाड़ी का हम करें और उसी खिलाड़ियों का दिवस जो ओलंपिक 1854 में जो ओलंपिक गेम्स चालू हुए थे उसके स्थापना दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और आज अजमेर अजमेर ओलंपिक महासंघ और हॉकी अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में अजमेर के पटेल मैदान में ओलंपिक दिवस का मुख्य अतिथि हमारे बीच में हमारे विधायक और पूर्व राजस्थान सरकार में मंत्री श्रीमती अनीता जी बघेल हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। इसके अलावा हमने 450 बच्चे हैं और अजमेर के विभिन्न खेलों में, फुटबॉल में, हॉकी में, बास्केटबॉल में, बॉक्सिंग में जिन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों ने अजमेर का प्रतिनिधित्व किया, आज उनका सम्मान समारोह भी उनको श्रेष्ठता के आधार पर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। ये आज का मुख्य। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में व्यवस्थाएं प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय, वार्ड लेडी और सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को 3 माह से वेतन नहीं मिलने और पीएफ सहित अन्य श्रमिक सुविधाओं में अनियमितताओं के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय जेएलएन अस्पताल में व्यवस्थाएं प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय, वार्ड लेडी और सफाई कर्मचारियों ने बुधवार को 3 माह से वेतन नहीं मिलने और पीएफ सहित अन्य श्रमिक सुविधाओं में अनियमितताओं के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी। इमरजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित कर्मचारियों ने ठेका एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार मांग उठाने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन मिल रहे हैं, जबकि पिछले 3 महीनों का वेतन आज दिनांक तक बकाया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था का जिम्मा जीडी अजमेर गुजरात एजेंसी के पास है, जबकि वार्ड बॉय, वार्ड लेडी और सुरक्षा गार्ड पन्नाधाय एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं। दोनों एजेंसियों के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा।
वार्ड लेडी दीपा ने बताया कि उनका 3 माह का वेतन बकाया है। मात्र 6,000 रुपए मासिक वेतन भी समय पर नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। स्कूल खुलने से बच्चों की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म की चिंता बढ़ गई है। वहीं वार्ड लेडी लता ने कहा कि घर खर्च चलाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है और पीएफ को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया और उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर अस्पताल की सेवाओं का पूर्ण बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। ऐसे में हड़ताल लंबी खींचने पर जेएलएन अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गए थे खरे साहब के पास में ऑफिस के अंदर, तो खरे साहब ने हमको भगा दिया। हम पेमेंट के लिए गए थे, 2 महीने हो गए, हमारी 2 महीने से पेमेंट नहीं आ रही है। तो हम गए तो कहते तुम जाओ, आपको किस लोगों ने बुलाया, भगो यहाँ से बाहर और है ना अपने ठेकेदार को भेजो। अब हम परेशान हो रहे हैं। अब जो ठेकेदार ने हमको बोल दिया कि भाई हम तो तनख्वाह तुम्हारे को देंगे नहीं, हमारे आगे से पेमेंट हो नहीं रहा पास और हमारे पास में पैसा नहीं आ रही, तुम करना चाहो काम तो वही फ्री में सेवा करो। तो हम फ्री में सेवा क्यों करें? 6,000 रुपए हमारे वो भी टाइम पे नहीं मिल रहे हमको, तो हम क्या करें बताओ आप। आज हम ये रेट है, हमारी पेमेंट 2 महीने की पेमेंट हो गई है, ये डाल नहीं रहे और हम काम नहीं करेंगे। और 8 महीने का पीएफ है वो भी नहीं डाल रहे ये लोग। कितने लोग हैं? 200 लोग हैं, 230 है। ये हम सारे शामिल है, वार्ड बॉय भी शामिल है और सुपर भी शामिल है। कलेक्टर खुद आके गया था, यहाँ पे साइन करवा के गया था, कागज लेके गया था कि यहाँ पे तुम्हारे 10 से है ना 11 तारीख तक नहीं होने देंगे और पेमेंट डालेंगे ये आपके। हम तो बैठे हैं, जब तक पेमेंट नहीं आएगी और हमारा पीएफ ये कुछ भी नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे। और कहते हैं ऐसे कि 2 घंटे करते हैं और काम करके भग जाते हैं और काम ही नहीं करते। वेतन वापस ये सब सारे कह रहे हैं और हमको उठा देते हैं, हमारा कोई शासन देंगे। जी हम जेएलएन वार्ड बॉय स्टाफ है, सारे इकट्ठे हुए। हमारी सैलरी टाइम पे नहीं है सर। पिछले 1.5 महीना हो गया सर, पिछले महीने की बाकी और इस महीने भी की चल रही है। तो सैलरी हमारे पिछले महीने की नहीं तो सर इस महीने की कब तक आएगी? इसलिए हम सब के सारे वार्ड बॉय जेएलएन के हैं, इकट्ठे हुए हैं सर स्ट्राइक पे। सफाई कर्मचारी भी है और वार्ड बॉय भी है, दोनों सर हमारी अटकी हुई है 1 महीने की, पिछले महीने की जो 7 तारीख को पेमेंट होना चाहिए था सर, अभी तक नहीं हुआ सर। जी सर, और हमारा पीएफ का भी लफड़ा चल रहा है, वो टाइम पे जमा नहीं हो रहा सर। मरीज वगैरह परेशान हो रहे हैं, लेकिन सर ये साथ में हम भी तो परेशान हो रहे हैं सर। ये भी तो देखना चाहिए प्रशासन को। ठेकेदार बोलता है आ जाएगी, लेकिन कब तक आएगी सर? जी सर, आज क्या किया सर? आज तो स्ट्राइक पे आए हैं सर हम। पहले तनख्वाह के लिए बोल दिया उनको, तनख्वाह डालो, नहीं आई सर, इसे मजबूरन आना पड़ा हमारे को। आगे स्ट्राइक जारी रखेंगे सर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। राजस्थान विधानसभा की अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कल्याण समिति की समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में समिति अध्यक्ष नरेंद्र बुडानिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ओबीसी वर्ग के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। राजस्थान विधानसभा की अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कल्याण समिति की समीक्षा बैठक
बुधवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में समिति अध्यक्ष नरेंद्र बुडानिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ओबीसी वर्ग के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समिति ने कई विभागों के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित विभागों को 15 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समिति ने स्पष्ट किया कि तय सीमा में रिपोर्ट नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी। बैठक में किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी, जिला कलेक्टर लोकबंधु, जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान समिति ने सर्वसम्मति से किशनगढ़ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी को अजमेर जिले का मुख्य अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया। अब विभिन्न विभागों को योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट सीधे उन्हें सौंपनी होगी। समिति अध्यक्ष नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि प्रदेश भर में दौरा कर यह आकलन किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंच पा रहा है या नहीं। बैठक में किसानों और स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे, जिन्हें समिति राज्य सरकार को भेजे जाने वाली सिफारिशों में शामिल करेगी। देखिए, आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में हमारी जो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति है विधानसभा की, आज वो समिति या जिले लेवल के ऊपर अध्ययन करने के लिए कल्याण संबंधी जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उनके बारे में जानकारी लेने, कल्याणकारी योजनाएं कितनी जन जन तक पहुंच रही हैं, धरातल पे कितनी उतर रही है, ये सब हमने सारे अधिकारियों को पूरे विभागवार सभी विभागों की हमने जानकारी ली है और ओबीसी से संबंधित और सर्वांगीण विकास से संबंधित हमने जो है फ्रूटफुल हमारी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर हमारे किसान भाई जो ओबीसी से संबंधित हैं, उनकी जन सुनवाई भी हुई है, वो भी मिलने आए हैं और सभी अधिकारियों के सामने, कलेक्टर और सभी अधिकारियों के सामने उन्होंने अपनी जो परिवेदनाएं हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, उनको जो है बड़े खुल करके उन्होंने कमेटी के सामने रखा है और उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो सुझाव हैं, वो हम हमारी कमेटी में जो कमेटी उनकी सिफारिश करेगी, जो कमियां हैं, जो सुझाव हैं, उनको हम जो है कमेटी की सिफारिश करके राज्य सरकार को भेजेंगे। और एनजीओ की तरफ से भी बहुत अच्छे सुझाव आए और उनके सुझावों को भी हम शामिल करेंगे और जो सुझाव हमें कमेटी को उचित लगेंगे, उन सुझावों को हम लोग जो है कमेटी की सिफारिश में शामिल करेंगे। मैं हमारे स्पीकर है देवनानी जी, हमें खुशी है कि वो अजमेर से हैं और उन्हीं के निर्देश पर हमारी कमेटी आज अजमेर में है, कल उदयपुर में मीटिंग करेगी। इसी प्रकार हम जो है ओबीसी का लाभ लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले, हम पूरे राजस्थान के हर जिले में जाकर के अध्ययन करेंगे और जो सुझाव हमें अच्छे लगेंगे वो हम अधिकारियों को देंगे। आज भी हमने जो कमेटी ने जो सुझाव, जो उनका सुझाव थे, वो सुझाव हमने अधिकारी के सामने रखे और सुझाव। शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए युवाओं के हितों की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक एवं अजमेर ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि पेपर लीक, परीक्षाओं के रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार हो रही देरी ने देश के युवाओं को असुरक्षा और निराशा के दौर में धकेल दिया है। शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए युवाओं के हितों की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। किशनगढ़ के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक एवं अजमेर ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा कि पेपर लीक, परीक्षाओं के रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार हो रही देरी ने देश के युवाओं को असुरक्षा और निराशा के दौर में धकेल दिया है। डॉक्टर चौधरी ने आरोप लगाया कि नीट, सीबीएसई,
पीएससी सहित कई परीक्षा और भर्ती संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा होने के बावजूद केंद्र सरकार इस गंभीर मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे छात्रों की गूंज अभियान के माध्यम से कांग्रेस देश भर में युवाओं और छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाएगी। इसी क्रम में अजमेर ग्रामीण जिले में 20 से 27 जून तक ब्लॉक एवं जिला स्तर पर प्रेस वार्ताएं और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, अशोक गुर्जर, मोहित खंडेलवाल, सत्यनारायण बंटेश्वर, हमीदा बानो सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे देश के यशस्वी नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो 17 जून को कोटा में छात्रों की गूंज का कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम के निमित्त हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नसीम जी, हमारे नसीराबाद से पूर्व विधायक रामनारायण जी सहित पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल जी ने बिना राजनीति बात किए, बिना पार्टी की बात किए, छात्रों और नौजवानों की जो बात रखी है, तो देश में एक सकारात्मक मैसेज गया कि एक गरीब आदमी पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का प्रयास करता है और पेपर लीक से जिस प्रकार की से उसकी जिंदगी नरक बनती है, उसको लेकर राहुल जी ने एक शानदार मुहिम पूरे देश भर में चलाई है। निश्चित तौर में इस देश की नई राजनीति की शुरुआत राहुल जी ने की है और छात्रों में जो उत्साह था, नौजवानों में जो उत्साह था, और विशेष तौर से जेएनजी जो राहुल जी को इतनी संख्या में सुनने आई, निश्चित तौर पर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता करेगा। आज इतनी संख्या में यहाँ राहुल जी का जो प्रोग्राम था उनको सुनने के लिए विद्यार्थी भी आए हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी का जो अग्रिम संगठन एनएसयूआई यूथ कांग्रेस भी आया है। तो निश्चित तौर पर राहुल जी की बात को हम आगे पहुंचाने का काम करेंगे और इस देश में सकारात्मक राजनीति, युवाओं निहित राजनीति और युवाओं का जो भविष्य सुरक्षित रहे, उसको लेकर राजनीति करने का हम काम करेंगे। लगातार पूरे अजमेर जिले का, विशेष तौर से किशनगंज का जो प्रशासन है, वो केवल और केवल भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। उस कारण से हमें इसकी जड़ तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। हमने काफी उसका खात्मा किया है। निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य रहेगा, आगे भी हम बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे और नौजवानों से मैं आह्वान आपके माध्यम से भी करूंगा कि नशा छोड़कर आप अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का भला करें और आगे आकर हमारी कांग्रेस पार्टी की जो मुहिम है, छात्रों की गूंज और अनेक प्रकार के कार्यक्रम, उनसे जुड़े, ताकि आने वाले समय में देश का भविष्य आपके माध्यम से, नौजवानों के माध्यम से सुरक्षित रह सके। इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। मैं उनको भी आह्वान करता हूं कि राहुल गांधी जी की इस मुहिम से जुड़कर इस संकल्प को मजबूत करने का काम करें। उपकर घरेले की व्यवस्थाओं को लेकर आप लोग कहा है, जैसे लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले कई बरस से यहाँ उपखंड अधिकारी परमानेंट नहीं है, यहाँ हमारे आयुक्त नहीं है, हमारे यहाँ तहसीलदार सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कई प्रकार की विसंगतियां हैं, यहाँ पे एक्शन भी अभी नहीं है परमानेंट। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ कांग्रेस का विधायक बनने के कारण अपनी खींच निकाल रहे हैं। आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव में जनता। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।